नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं दो स्मॉल कैप फार्मा कंपनीज़ की। ये जो दो कंपनीज़ हैं, ये कंपनीज़ बहुत पुरानी तो नहीं है, लेकिन बहुत नई भी नहीं है और रिसेंटली इन्होंने अपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स को मूर्त रूप दिया है और भविष्य में इनके कैपिटल एक्सपेंडिचर की कुछ और योजनाएं भी हैं। तो आइए जानते हैं कि ये कंपनी क्या करती हैं और किस तरह के ग्रोथ प्लान्स या किस तरह के कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स इनके हैं। तो इन दोनों जो कंपनीज़ है, इसका अनुरोध या इनके विश्लेषण का अनुरोध हमारे दर्शक मित्र अनुज सिंह ने किया है। उनमें से जो पहली कंपनी है उसका नाम है इनोवा कैपटैब। तो देखिए, ये जो इनोवा कैपटैब है ये 2005 में बनी और बेसिकली ये 4 सेगमेंट्स में है। जो पहला सेगमेंट है वो CDMO, दूसरा सेगमेंट है वो डोमेस्टिक ब्रांडेड जेनरिक फॉर्मुलेशन और इसके बाद तीसरा जो है इंटरनेशनल ब्रांडेड जेनरिक्स और जो चौथा है वो है शेरॉन बायोमेडिसिन से प्राप्त आय। तो देखिए, एक एक करके इन तीनों चारों सेगमेंट को पहले समझते हैं कि ये क्या होते हैं और उसके बाद ये समझते हैं कि इसमें कंपनी क्या करती है और कितना इनका रेवेन्यू जो है ना अलग अलग सेगमेंट से आता है। तो देखिए, पहला इनका जो सेगमेंट है वो है CDMO। तो CDMO जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट ड्रग मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। बेसिकली क्या है कि जो दवा बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, वो कई तरह की होती है। या तो आप दवा केवल मैन्युफैक्चर करें, ठीक है। अब जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो आप किसी और के लिए करेंगे। अब वो जो दूसरी वाली जो कंपनी है जो आपको मैन्युफैक्चरिंग कराने के लिए ठेका दे रही है, वो आखिर क्यों ठेका देती है, इस बात को समझेंगे तब आपको ये समझ में आएगा ये CDMO का रोल क्या होता है। तो होता ये है कि कंपनीज जो है ना, उनको सबसे अधिक से अधिक मुनाफा कमाने का जुनून होता है और कुछ कंपनीज अपने आप को ये कहती हैं कि भाई मैं जो है ना, मैं जितनी भी बीमारियां होती हैं या नई से नई बीमारियां जो पैदा होती हैं या जो पुरानी बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज संभव नहीं है, उनके लिए मैं रिसर्च करूं और रिसर्च करने के बाद फिर मैं उनका कोई मॉलिक्यूल डिसाइड करूं या मॉलिक्यूल निकालूं और वो जो मॉलिक्यूल मैं निकालूं उसकी वो जो मॉलिक्यूल से मुझे जो पैसा बनेगा ना, मतलब वो नई तरह की दवाई होगी, बाज़ार में अवेलेबल नहीं होगी। तब जब बाज़ार में अवेलेबल नहीं होगी और नई तरह की दवाई मैंने लॉन्च कर दी तो उस पर मेरा पेटेंट होगा, यानी कि मैं मेरा उसके ऊपर राइट होगा कि केवल मैं ही बेच सकता हूँ, उसको कोई और बना नहीं सकता क्योंकि मैंने पैदा किया उसको। तो वो पेटेंट करवा लेते हैं उसको। फिर क्या है, कुछ समय तक 10, 20, 25, 30 साल तक वो पेटेंटेड रहती है और जब वो पेटेंट ख़त्म हो जाता है तो वो हर किसी के लिए सुलभ हो जाती है। मतलब जो कोई भी जो दवा कंपनी है उसको वो बना देती है। तो जो पहला स्टेज होता है जहाँ पे वो रिसर्च से मॉलिक्यूल बना देती है, नया कोई मॉलिक्यूल निकालती है बीमारी को मारने के लिए, तो वो जो चीज़ है उसको आप पेटेंटेड ड्रग या R&D से पैदा हुई ड्रग बोलते हैं, ठीक है। और जो दूसरी तरह की है, यानी कि जब वो उसका पेटेंट ख़त्म हो जाता है तो वो मॉलिक्यूल जो होता है या वो जो दवाई है वो कोई भी कंपनी बना सकती है। ताकि ये सब इसलिए होता है कि भाई आपने जो रिसर्च की या फार्मा कंपनी ने जो रिसर्च की उसका लाभ तो आपने 20, 25, 30, 40 साल तक जो लेना था ले लिया। अब वो क्या है, जो आम जनता है ना, कृपया उसको भी सुलभ होने दें। होता क्या है, जब बहुत सारी कंपनीज उसी मॉलिक्यूल को बनाने लग जाएंगी पेटेंट खत्म होने के बाद, तो ऑफ कोर्स कंपटीशन बढ़ता है और कंपटीशन बढ़ने के कारण वो दवा के दाम नीचे आते हैं। और जब वो पेटेंटेबल होती है तो चूंकि वो जो जिस कंपनी ने वो दवा को ईजाद किया है या इन्वेंट किया है, तो वो उसको हायर प्राइस पे बेचती ताकि वो अपना जो R&D या रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो खर्चा है ना वो निकाल सके और एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सके। अब ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली जो कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं फार्मा की, वो ये कहती हैं यार हमारा जो कोर काम है ना, हमारा जो मेन काम है, हमारा काम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उससे मेरा पैसा बनता है। अरे बनवा तो मैं किसी से भी लूँगा, अब मैं इसमें दिमाग क्यों लगाऊं कि यार मैन्युफैक्चरिंग करने में। तो वो क्या करती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, दवाई का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कहता है भाई देखो ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को आप हमारे स्टैंडर्ड से कृपया बना दीजिए, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ड्रग ऑर्गेनाइजेशन CDMO है, ये फार्मा कंपनी में बहुत बड़ी थीम है और ऐसा कहा जाता है कि जो काम IT ने आज से 20-25 साल
पहले भारत के लिए किया, यानी कि ज़बरदस्त उसमें इंडस्ट्री में ग्रोथ हुई, तो वो और भारत के लिए बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज उन्होंने लाया, मतलब आईटी इंडस्ट्री लाई, और वही काम अब सीडीएमओ अगले 10-15 साल में करेगी। तो इस चीज़ पे आपको हमेशा नज़र रखनी है कि कौन कौन सी कंपनी कौन कौन से एरिया में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो ये सीडीएमओ में है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में, यानी कि ये दूसरी दवा कंपनियों के लिए दवा बनाने का प्रोडक्शन करती है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग ये करती है, ठेका उसको वो जो कंपनी है ना ओरिजिनल जिसने ड्रग प्रोड्यूस किया है, वो मॉलिक्यूल निकाला, वो देती है। तो ये सीडीएमओ। तो यहाँ से क्या है कि इनके लगभग 200 कस्टमर्स हैं, 200 लोगों के लिए, 200 कंपनीज़ के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं, और लगभग 3300 से ज़्यादा दवाइयाँ ये अपने प्लांट में बनाती हैं। और 53% जो रेवेन्यू है ना, कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू आता है उसका 53% जो है ना, ये इनका कॉन्ट्रैक्ट ड्रग मैन्युफैक्चरिंग से आता है। ठीक है, अब क्या है कि ये जो दूसरा इनका सेगमेंट है वो है डोमेस्टिक ब्रांडेड जेनरिक्स का। अब ये डोमेस्टिक ब्रांडेड जेनरिक्स क्या हुआ, तो जैसे मैंने बताया, जब पेटेंट आपका ख़त्म हो जाता है किसी कंपनी का, तो वो ड्रग क्या है, कोई भी बना सकता है। ठीक है, अब वो ड्रग को आप या तो मॉलिक्यूल के नाम से बेच दें। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपका पैरासीटामोल है जो अपने बुखार में काम आती है, दर्द में काम आती है, तो वहाँ पर आप या तो उसको पैरासीटामोल के नाम से बेच दें, तो वो तो हुआ जेनरिक ड्रग। एक ये क्या करते हैं कंपनी वाले कि यार ये पैरासीटामोल के नाम से तो यार कुछ अच्छा नहीं लगता, फिर हमारी वैल्यू क्या है। अब ऐसे तो ये क्या है कि मतलब ये एक तरह से कमोडिटी हो गई, तो हम क्या करेंगे, हमें इस पर अपना नाम डालेंगे। तो वो क्या है, अपना नाम उसमें डाल देते हैं। तो जैसे मान लीजिए इनोवा कैप टैब है, तो एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, तो हो सकता है ये नाम ऐसा लिख दें, इनोपैरा या पैरासिट इनो, इस तरीके के जो नाम है ना, इसका मतलब ये है कि भाई इनोवा कैप टैब ने ये पैरासीटामोल वाली बनाई है, ताकि ग्राहक को ये विश्वास रहे कि देखो यार क्वालिटी अच्छी है इसकी, चीज़ तो कहीं से भी ला सकते हैं। लेकिन कंपनी की जो ब्रांडिंग है ना, उससे जेनरिक भी है और कंपनी का नाम भी है, तो ये चीज़, तो उसको बोलते हैं ब्रांडेड जेनरिक्स। अब ये दो सेगमेंट हैं इनके, ये इंडिया के लिए भी ब्रांडेड जेनरिक्स बनाते हैं और ये इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी ब्रांडेड जेनरिक्स बनाते हैं, समझ गए। अब यहाँ पर इंडिया में इन्होंने जो, अब देखिए, जब आपके पास ब्रांडेड जेनरिक आ गई और भारत में है, तो आपको पास डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं होगा, मतलब रिटेलर के पास पहुँचेगा ही नहीं, तो ग्राहक कैसे लेगा। ठीक है, तो देखिए सीडीएमओ जो है B2B सेगमेंट है, और जो आपका डोमेस्टिक जेनरिक, ये जो इनका डोमेस्टिक ब्रांडेड जेनरिक्स है ना, ये इनका जो है B2C सेगमेंट है। तो 750 से ज़्यादा ये ब्रांडेड जेनरिक्स बनाते हैं, और करीब 2,20,000 से ज़्यादा इनके स्टॉकिस्ट और रिटेलर्स हैं, और 18.5% रेवेन्यू जो है ना, ये इनका यहाँ से डोमेस्टिक ब्रांडेड जेनरिक्स से आता है। और इन्होंने यूवेंटिस मेडिकेयर लिमिटेड करके एक इन्होंने कंपनी फॉर्म कर रखी है, इन्हीं की सब्सिडरी है, उसके थ्रू ये मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, इनोवा कैप टैब जो है ना, वो डायरेक्टली मार्केट नहीं करता। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं बता दूं, ये जो नाम है इनोवा कैप टैब, अब ये नाम कैसे पड़ा, तो देखिए इनोवा तो है इनोवेशन से रिलेटेड, नई नई चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। और कैप टैब क्या हुआ भाई, कैप्सूल और टैबलेट, तो उसका आधा हिस्सा कर दिया कैप्सूल का और थोड़ा हिस्सा कर दिया इन्होंने टैबलेट का, तो कैप टैब, तो इनोवा कैप टैब। तो ये 18.5% इनका रेवेन्यू डोमेस्टिक ब्रांडेड जेनरिक्स से आता है। फिर इनके इंटरनेशनल ब्रांडेड जेनरिक्स भी जो इंटरनेशनल मार्केट्स में बेचते हैं, तो लगभग 30 कंट्रीज़ में ये अपने ये दवाइयाँ बेचते हैं, और वहाँ से इनका रेवेन्यू 12.5 आता है। अब इनका एक और जो कंपनी है वो है शेरोन बायोमेडिकेयर। अब ये जो कंपनी है, ये इन्होंने जून 2023 में एक्वायर की। अब एक्वायर कैसी की, ये बैंक्रप्सी में चली गई थी या दिवालिया होने के कगार पे हो गई थी, तो जो हमारा NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, तो वहाँ से इन्होंने एक्चुअली इस कंपनी को एक्वायर किया। अब ये क्या करती है, ये देखिए ये खुद API के मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में आ गया। अब API क्या हुआ, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है। ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का मतलब क्या है कि वो चीज़ जो
दवाई का एक्चुअल कंटेंट होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो हम वैसे तो कई बार इस बात को बता चुके हैं जब भी कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी से रिलेटेड बात होती है, लेकिन फिर भी हमारे जो नए दर्शक हमारे साथ रिसेंटली जुड़े हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि जैसे अगर आप दवाई होती है उसमें जो एक्चुअल कंटेंट होता है, यानी कि देखिए कुछ चीज़ें तो ऐसी, जो एक तो होता है एक्टिव कंपोनेंट, क्रोसिन में जो एक्टिव कंपोनेंट है वो है पैरासीटामोल। लेकिन पैरासीटामोल आपको ऐसे ही नहीं दिया जा सकता, ठीक है? अब पाउडर की फॉर्म में दे दिया, बच्चा है मान लीजिए, वो कैसे लेगा? तो एपीआई जो होता है ना वो फॉर्मुलेशन के फॉर्म में दिया था। फॉर्मुलेशन का मतलब ये, आप वो चीज़ जो है ना, यानी कि वो जो एक्टिव चीज़ है, वो जो एक्चुअल दवाई है, उसका जो मॉलिक्यूल है उसको आप किसी चीज़ में लपेट के आप देते हैं, ठीक है? अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे गोली आती है, उसमें गोली तो इतनी बड़ी होती है लेकिन उसमें दवाई की कंटेंट बहुत कम होता है, ठीक है? ऐसे इंजेक्शन होता है तो इंजेक्शन में कुछ तो बहुत सारा लिक्विड होता है, उसके अंदर जो होता है ना, जो दवाई का कंपोनेंट होता है ना, वो बहुत कम होता है। तो वो जो दवाई का कंपोनेंट, एक्चुअल कंपोनेंट जो है ना, उसको एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बोलते हैं, ठीक है? तो ये जो है जो शेरॉन बायोमेडिकेयर, वो एपीआई मैन्युफैक्चर करती थी किस किस सेगमेंट में? कार्डियोवास्कुलर, हार्ट के लिए, एंटी फंगल, कोई जो खुजली वगैरह हो जाती है उसके लिए, एंटी डायबिटिक के लिए, मसल रिलैक्सेंट के लिए, और एंटी साइकोटिक, तो जो दिमागी बीमारियों से रिलेटेड जो दवाइयाँ होती हैं उनमें थी ये। तो ये अब एपीआई मैन्युफैक्चरिंग में आ गया। देखिए पहले सीडीएमओ है, सीडीएमओ में तो मैं दूसरे के लिए दवाई बना रहा हूँ, एपीआई दूसरे के लिए बना रहा हूँ, उसने जो तैयार किया, उसने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से प्रोड्यूस किया वो। यहाँ जो एपीआई मैं बना रहा हूँ वो जो बाज़ार में नेचुरली अवेलेबल है, जो पेटेंटेड नहीं है, वो एपीआई में बना रहा हूँ, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और वो दूसरी दवाई की कंपनियों को मैं बेच दूँ, या मैं मेरे डोमेस्टिक और जेनरिक जो फार्मास्यूटिकल जो मैं बेच रहा हूँ, डोमेस्टिक ब्रांडेड जेनरिक्स जो मैं बेच रहा हूँ, उसमें मैं काम में ले लूँ, ठीक है? अब इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ना वो बड्डी में है, और रिसेंटली इन्होंने, जो मैं एक्सपेंशन की बात बता रहा हूँ, वो इन्होंने जम्मू में भी एक प्लांट जो है उसको शुरू किया है। अब ये कहते हैं कि भाई जो ग्रोथ की जो बात है ना, ये हम सीडीएमओ में कैपेसिटी एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब सीडीएमओ जो इनका रेवेन्यू 53% आता है ना, वो जो है वो उसको ये एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और ब्रांडेड जेनरिक को के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है? तो ये जो दो एरिया है ना, ये इनके एरिया, मतलब ये इनके फोकस्ड एरिया ऑफ ग्रोथ हैं। अब जैसे इन्होंने ये कहा कि भाई हमारा ये जो 53% सीडीएमओ से आता है ना, इसमें हमारे 70% क्लाइंट्स ऐसे हैं जो हमारे 5 साल से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और हम उनको वैल्यू एडिड प्रोडक्ट और बेचेंगे। उनको ये कहते हैं कि भाई तुम्हारा इतना काम तो हमने कर दिया मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है, उसके अलावा भी कुछ काम होते हैं, ठीक है, वो काम भी हम कर देंगे, और आप ऐसे आइटम्स जो हमारा प्लांट सपोर्ट नहीं कर सकता किसी भी कारण से, तो हम उनको भी आपके लिए बना देंगे। तो ये इनका एक्सपेंशन प्लान्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर जम्मू प्लांट जैसे मैंने बताया, वो उनका जनवरी 2025 में ऑपरेशनल हो ही गया है। तो ये जो कंपनी है इनोवा कैप्टैब, ये अपना फोकस सीडीएमओ में लगातार बढ़ा रही है, इस बात के ऊपर आपको ध्यान रखना है। अब स्ट्रेंथ इनकी क्या है? इनकी स्ट्रेंथ ये है कि देखिए ये इनके प्रमोटर जो हैं वो बड़े एक्सपीरियंसड हैं। दूसरी बात ये एक्सपोर्ट जो ये करते हैं कनाडा, यूके और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तो वहाँ पे इनको ईयू से जीएमपी सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। जीएमपी क्या होता है? ईयू के लिए दवाई, ईयू में एक्सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ प्लांट को सर्टिफाई कराना पड़ता है, उसको जीएमपी सर्टिफिकेशन बोलते हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो भाई आपका प्लांट साफ सुथरा है कि नहीं, या गंदगी से बना देते हो? यार ह्यूमन कंजम्पशन के लिए दवाई है हमारे यहाँ, तो आपको वो कुछ टेस्ट से गुजरना पड़ता है उस प्लांट को। जैसे यूएस के जो इंस्पेक्शन होते हैं वो एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का करता है, तो वहाँ वो अलग लाइसेंस देता है। तो ईयू में जो आप एक्सपोर्ट करते हो उसके लिए आपको जीएमपी की आवश्यकता होती है। फिर इन्होंने, जैसे मैंने बताया, एक्सपेंशन के लिए ये एक तो कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, जैसे जम्मू में इन्होंने अभी प्लांट लगाया। दूसरी बात, ये
इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन भी करने की कोशिश करें। इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन का मतलब ये किसी कंपनी को एक्वायर करना, जैसे इन्होंने जून 23 में शेरॉन बायोमेडिकेयर को एक्वायर किया। फिर ये रेगुलेटेड मार्केट में, यानी अमेरिका और जो यूरोप जैसे मार्केट्स में तो प्रेजेंट हैं ही, ये सेमी रेगुलेटेड मार्केट जैसे अफगानिस्तान, नाइजीरिया, घाना, इसमें भी प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा चल जाता है। वहाँ पर उनको इतना ज़्यादा कॉशियस रहने, दवाई के बारे में इतना ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत नहीं है, और जो इनके सैंपल हैं वो भी फेल होने के चांसेस कम होते हैं। बेचारे लेसर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ना ये वाले, तो इसलिए फिर क्या है, इनका क्लाइंट बेस है, ये बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज़ के साथ इनके, जैसे मैंने बताया, कॉन्टैक्ट है। तो इनका जो क्लाइंट बेस है ना वो बड़ी डाइवर्सिफाइड है और बड़ा एस्टेब्लिश्ड, मतलब रेपुटेड क्लाइंट बेस है, और वो काम तभी आपसे करवाएंगे जब आप काम अच्छा करके दोगे, ऑफ कोर्स। फिर क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या हैं? पहली चीज़, ये जितने भी सेगमेंट में हैं, ये एपीआई में या सीडीएमओ में या डोमेस्टिक ब्रांडेड में, इनमें कंपटीशन बहुत है। जो छोटे और बड़े प्लेयर्स, सारे प्लेयर्स, मतलब छोटे बड़े सारे प्लेयर्स, सब तरह के प्लेयर्स इस एरिया में हैं। और दूसरी बात है, ये हाईली फ्रेगमेंटेड है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड लिस्टेड भी है, बड़ी कंपनी भी है, छोटी कंपनी भी है, अनऑर्गेनाइज्ड भी है, तो छोटी बड़ी सब तरीके, तो कंपटीशन बहुत है। फिर क्या है कि जो रॉ मटेरियल जो है ना, रॉ मटेरियल का फ्लक्चुएशन होता है, तो रॉ मटेरियल जो इनका आता है तो वहाँ से फिर ये, अब उसको इन्होंने वैसे ऐसे कर रखा है कि भाई जो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो जैसे यहाँ पर सीडीएमओ में कि भाई जो मैं दवाई बना के दूंगा ना, आपको सप्लाई करूँगा, तो जो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट आएगी ना, अगर वो बढ़ जाएगी तो मैं बड़ी रेट पे आपको दूंगा। तो ये एक अच्छी बात है। फिर क्या है, रेगुलेटरी रिस्क है, वही वाली चीज़, आपने इंस्पेक्शन करवाया प्लांट का, अभी तक तो सही है, आपने इंस्पेक्शन करा, किस दिन प्लांट में कुछ गड़बड़ी पकड़ में आ गई, तो वो क्या है, पूरा का पूरा बैच जो है वो इनके ऊपर कई बार क्या होता है कि भाई 3 महीने के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ केवल इसी कंपनी का, लेकिन किसी भी कंपनी के लिए वो ऐसा कह सकते हैं कि नहीं भैया 3 महीने के लिए तुम एक्सपोर्ट नहीं करोगे, या पूरा बैच आप डिस्ट्रॉय करोगे और ये करोगे, तो और उसमें आप कमियाँ दूर करोगे, तो उनको उस टाइम इनको रेवेन्यू और पे इनका हिट आता है। तो ये सब चीज़ें, तो ये जो रेगुलेटरी रिस्क है ये हर दवा कंपनी के साथ होती है। बाकी ओवरऑल मैं इसको देखूं कंपनी को, तो ये कंपनी ठीक ठाक सा काम कर रही है फिलहाल। अब फाइनेंशियल्स देखें तो इनका जो मार्केट कैप है वो 5100 करोड़ है, 5100 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई ठीक ठाक है, 14% है, ना कम है ना ज़्यादा है। फिर डेट टू इक्विटी हर 100 रुपये पे 35 रुपये का कर्जा है। वो इस कारण भी है कि इन्होंने अभी कैपिटल एक्सपेंशन किया है जम्मू में, जो मैंने प्लांट की बात की आपसे, वो पी जो है ना 40 का। ये चीज़ एक चीज़ है कि जब आपका आरओई और डेट टू इक्विटी जो है वो, ये पी 40 का जो है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा है। 3 साल की सेल जो है वो 16% बढ़ी है, 3 साल का प्रॉफिट जो है वो 26% बढ़ा है। फिर क्या है, एक जो इनका जो कैश कन्वर्जन साइकिल है ना, वो भी थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब 100 दिन का कैश कन्वर्जन साइकिल है, लेकिन सीडीएमओ है और बड़े रेपुटेड क्लाइंट्स के साथ ये काम करते हैं, तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी मान लेते हैं कि भाई पैसा तो इनका कम से कम डूबेगा नहीं। फिर जो एफआईआई प्रमोटर के पास 51% है, एफआईआई के पास जो है 0.35% है, 1% से कम, और डीआईआई के पास 19.7% है और पब्लिक के पास 29% है। तो ओवरऑल अगर इसको मैं बोलूं तो ये ठीक ठाक सी कंपनी है। बट बात ये कि आप ये जो, जब इनमें हाइप चल रही हो ना, या जो ऊंचा चल रहा हो, तब नहीं आप इसके ऊपर कोई विचार करने की कोशिश करें। कंपनी वैसे अच्छी है, छोटा स्मॉल कैप है, और अभी कैपिटल एक्सपेंशन कर, अपना जो कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है, तो ठीक एरिया में है ये। तो आप एक बार देख लें, इसको लेने या बेचने की मेरी कोई राय नहीं है। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और यदि आपको किसी कंपनी के बारे में या किसी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड किसी जानकारी के बारे में कुछ पूछना हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएं। तो जो अगली कंपनी है वो भी एक बड़ी अच्छी कंपनी है, एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, उसका नाम है सुप्रिया लाइफ साइंसेस। तो देखिए, पहले ये देख लेते हैं कि ये सुप्रिया लाइफ साइंसेस बनी कब और कैसे बनी। तो देखिए, ये एक पार्टनरशिप फर्म थी 1987 तक पार्टनरशिप, और ये केमिकल बनाती थी, तो उसका नाम था सुप्रिया केमिकल्स। अब आप ये देखिए,
केमिकल इंडस्ट्री और जो फार्मा इंडस्ट्री है ना, वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। वो इसलिए कि जो दवाई अपने पास, अंग्रेज़ी दवाइयों की बात मैं कर रहा हूँ, वो जो अपने आयुर्वेदिक और इन सब दवाइयों की बात नहीं कर रहा हूँ, जितनी भी अंग्रेज़ी दवाइयाँ हैं ये जो है ना, ये बेसिकली केमिकल्स हैं और केमिकल के प्रोडक्ट्स हैं। दो केमिकल को मैं रिएक्ट कराऊंगा और उससे मेरी दवाई बनेगी। तो इन्होंने जो केमिकल होता है ना, केमिकल में ज़रूरी नहीं उतना मार्जिन हो, लेकिन फार्मास्यूटिकल जैसे ही आ जाता है ना, और फार्मास्यूटिकल में एक दिक्कत है, फार्मास्यूटिकल में क्या इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन की बड़ी आवश्यकता होती है। भाई ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अगर आप दवाई बना रहे हो तो ऑफकोर्स आपको केयर ज़्यादा रखनी है, केमिकल्स में उतना केयर नहीं रखना। तो यहाँ पर क्या कदम कदम पे सर्टिफिकेशन है, लेकिन उसमें मार्जिन ज़्यादा है केमिकल के कंपैरिजन में। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया और उन्होंने 2008 में कंपनी फॉर्म कर ली और इनको सुप्रिया लाइफ साइंसेज में आ गए। यानी कि ये दवाइयों पे, केमिकल की जगह दवाइयों की इंडस्ट्री में, मतलब दवाइयों के सेगमेंट में ये आ गए। अब ये क्या है, देखिए एपीआई मैन्युफैक्चरर है। अब जैसे मैंने बताया आपको कि जो एपीआई जो होता है वो बेसिकली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है और वो दवाई का एक एक्चुअली ओरिजिनल जो दवाई होती है ना, वो चीज़ होती है। मतलब जो दवाई का एक्चुअल कंटेंट होता है ना, वो एपीआई कहते हैं। तो ये एपीआई बनाते हैं, तो ये 40 से ज़्यादा एपीआई बनाते हैं, ठीक है। उसमें से देखिए किस तरह की एपीआई ये बनाते हैं, किस किस तरह की दवाइयाँ ये बनाते हैं, आप ये समझ लें, ठीक है। तो ये एंटी हिस्टामाइन बनाते हैं, फिर एंटी एलर्जिक बनाते हैं, फिर विटामिन्स बनाते हैं, एंटी अस्थमेटिक दवाइयाँ बनाते हैं, एनाल्जेसिक और एनेस्थेटिक्स बनाते हैं, और इनमें से कई चीज़ों में वर्ल्ड लीडर है, ठीक है। अब इनका जो एक्सपोर्ट है 120 से ज़्यादा कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट से इनका जो रेवेन्यू है ना, वो रेवेन्यू 80% आता है और भारत से केवल 20% आता है। अब आप ये देखिए, ये जो कंपनी है ना, ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप किसी बाहर के देश में एक्सपोर्ट करोगे, वैसे ही आपके प्लांट की मैन्युफैक्चरिंग या जहाँ आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, वो उसके स्टैंडर्ड बनाने के स्टैंडर्ड बहुत हाई होने चाहिए, तभी आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। और ये जो है ना, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इनकी खास बात क्या है। अब देखिए, इनका जो यूरोप से रेवेन्यू आता है एक्सपोर्ट में, जो टोटल जैसे 80% एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें से जो एक्सपोर्ट से जो यूरोप से आता है वो 43% आता है, एशिया से 30% आता है, लैटिन अमेरिका से 17% आता है, नॉर्थ अमेरिका से 4% आता है, और बाकी सारी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, बाकी जो उसमें 4% आता है। अब भाई आप ये देखिए, जो कंपनी 43% जो है वो यूरोप में एक्सपोर्ट करती है और 4% जो नॉर्थ अमेरिका में एक्सपोर्ट करती है, करीब करीब 50% आप मान लें, 47% या 50% जो है, आधा ये जो है, ये एडवांस कंट्रीज़ में या डेवलप्ड कंट्रीज़ में अगर कोई एपीआई एक्सपोर्ट करे तो उस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और प्लांट की क्वालिटी कितनी बढ़िया होगी, क्योंकि ये रेगुलेटेड मार्केट है। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इसमें से ज़्यादातर मतलब 60% रेवेन्यू इनका एनाल्जेसिक या एनेस्थेटिक्स से आता है, यानी जो पेन किलर और इस तरह की जो बेहोश करने वाली दवाइयाँ, दर्द से मुक्ति दिलाने वाली जो दवाइयाँ हैं, चाहे बेहोशी के फॉर्म में, चाहे वैसे नॉर्मल मसल रिलैक्सेंट के रूप में, तो 60% रेवेन्यू इनका वहाँ से आता है। एंटी हिस्टामाइन जो है ना, एंटी एलर्जिक टाइप की जो दवाइयाँ, ये समझ लीजिए आप, वो 13% वहाँ से आता है, विटामिन से 10% आता है, और एंटी अस्थमेटिक जो है ना, उससे इनका रेवेन्यू 4% आता है। अब इनकी जो अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो देखिए, ये एक्सपीरियंस बोर्ड है, ये एक्सपीरियंस प्रमोटर है। इनके जो प्रमोटर हैं, ये खुद भी जो है वो डॉक्टरेट हैं, और ये काफ़ी समय से, जैसे मैंने बताया 1987 से ये बिज़नेस में, और उस टाइम ये केमिकल से, फिर ये फार्मास्यूटिकल के बिज़नेस में आए, और ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं 3 मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं? सल्बुटामॉल। तो सल्बुटामॉल तो शायद आपने कभी देखा हो कि खांसी की दवाइयों में भी वो होता है, और अगर किसी को अस्थमा हो तो वो सल्बुटामॉल का एक स्प्रे भी आता है, जिसको वो मतलब स्प्रे से वो डायरेक्ट आपके छाती में चला जाता है। फिर क्लोरफेनिरामीन मैलिएट, ये भी जो है ये एंटी एलर्जिक दवाई है। जो आप कभी भी जैसे किसी को जुकाम, खांसी, छींकें वगैरह आई थी, जो कफ सिरप होता है ना, उस कफ सिरप में ये वाला कंटेंट लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो ये रनिंग नोज़ होती है और ये सब जो होता है ना, उसको सप्रेस करने के लिए एंटी एलर्जिक ये क्लोरफेनिरामीन
मेलिएट ये, फिर एक केटोमाइन हाइड्रोक्लोराइड, ये जो होता है, ये भी जो होता है ना, ये एनेस्थेटिक है, ठीक है, बेहोश करने के लिए काम आता है। तो ये जो 3 मॉलिक्यूल है ना, ये 3 मॉलिक्यूल में ये भारत में लीडर हैं एक्सपोर्ट के, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भारत में ये लोग करते हैं। फिर क्या है इनकी वीकनेस, क्या है, एक सबसे बड़ी वीकनेस जैसे मैंने बताया कि जो एपीआई मैन्युफैक्चरिंग है ना, इसमें बड़ी दिक्कत वाला काम है, इसमें छोटे बड़े सारे तरह के प्लेयर्स हैं, तो ये एक समस्या है। फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है, बहुत सारे लोग बना रहे हैं, ठीक है। वो बात दूसरी कि वो एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन बना रहे हैं। फिर क्या है दूसरा, इनका जो ये 3 मॉलिक्यूल जो मैंने बताया ना, सल्बुटामॉल, क्लोरफेनिरामिन मेलिएट और केटोमाइन हाइड्रोक्लोराइड, ये जो 3 में जिसमें ये सब भारत में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, उनसे इनका 55% रेवेन्यू आता है। ये कंसंट्रेशन मतलब 3 मॉलिक्यूल से 55% रेवेन्यू आता है इनका, तो कंसंट्रेशन रिस्क है। तो इसको करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये दूसरे एपीआईज भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर क्या है, जो रॉ मटेरियल फ्लक्चुएशन है ना, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। भाई आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपने रॉ मटेरियल जो है वो बनाया, अब रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो हैं वो ऊपर नीचे होती रहती हैं सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए। ये कोई इसकी प्रॉब्लम नहीं है, इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आपका ये बात के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब आपकी रिलेशनशिप और आपकी क्वालिटी जो है ना, वो किस तरह की है आपके ग्राहकों के साथ। कि आप ये कहोगे भाई मतलब कॉस्ट प्लस आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, यानी कॉस्ट प्लस का मतलब ये जितनी मेरी कॉस्ट होगी है ना, उस कॉस्ट के ऊपर मैं 10% मार्जिन फॉर एग्जांपल, या तो ये हो, या एक फिक्स कॉस्ट होता है कि भाई मैं तो इस रेट में बेचूंगा आपको खाली, चाहे रॉ मटेरियल का दाम कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये तो अब किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट ये कर पाते हैं, किस तरह की इनकी रिलेशनशिप है इनकी, ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई इनका प्रॉफिटेबिलिटी और जो इनके रेवेन्यू पर डेंट आता है या नहीं आता है। फिर क्या है, जो इनका जो एक्सपेंशन प्लान है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो इनका जो ये है कि अभी इनका जो रिएक्टर कैपेसिटी है ना, वो 932 किलोलीटर पर डे। अब देखिए रिएक्टर क्या है, वो एक हमने HLE ग्लास कोट का वीडियो बनाया था, और उस टाइम हमने कहा था कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो फार्मा कंपनीज के लिए इक्विपमेंट बनाती हैं। वो इक्विपमेंट जो होता है ना, वो इस तरीके का होता है कि वो ऑर्डिनरी इक्विपमेंट नहीं होता, वो ग्लास लाइंड होता है, ठीक है। तो HLE ग्लास कोट, ठीक है, आप चाहें तो मैं इस HLE ग्लास कोट के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा। उस तरह की कंपनीज़ का जो भविष्य है ना, इन फार्मा कंपनीज़ के कैपेसिटी एक्सपेंशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि जब आप कैपेसिटी एक्सपेंड करेंगे तो आपको नया रिएक्टर चाहिए। रिएक्टर का मतलब वो बर्तन या वो वेसल जिसमें आप सामान बना रहे हैं। अरे जैसे घर में 2 लीटर का कुकर है, और घर में ज़्यादा जने होंगे तो 5 लीटर का होगा, होटल वाला होगा तो हो सकता है 20 लीटर का कुकर हो, तो वो रिएक्टर, वो कुकर जो है ना, आप कुकर जो उसको होगा ना, वो रिएक्टर। तो 932 किलो लीटर, ठीक है, 1 किलो लीटर में 1000 लीटर, तो वो इनकी अभी कैपेसिटी है, इतना वो ये माल बना सकते हैं। उसको ये बढ़ाकर अब जो है वो 1000 किलो लीटर पर डे ये करने वाले हैं। तो ऑफकोर्स जब डिमांड होगी तभी ये कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, और उस कैपेसिटी एक्सपेंशन के बाद ऑफकोर्स इनका सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़नी चाहिए। तो फाइनेंशियल्स की बात करूं तो 5700 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, ROE 16% है, अच्छा है। जो डेट टू इक्विटी कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। प्राइस टू अर्निंग 33 है, ये भी बहुत अच्छी बात है। 3 साल की सेल्स जो है वो 13% बढ़ी है, 3 साल का प्रॉफिट जो है ना लेकिन 1% कम हो गया है, ठीक है, ये थोड़ी सी नेगेटिव बात है। यहाँ पर भी जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो 114 दिन का है। प्रमोटर के पास 68.24% है, FII के पास 7% है, DII के पास 4% है और पब्लिक के पास 20% है। तो ओवरऑल मैं बोलूँ तो ये आप ऐसा है, ये जो कंपनी है इसके ऊपर आप थोड़ा सा नज़र रखें, और अगर इसके प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स में अगर आपको इम्प्रूवमेंट लगे तो एक बार आप विचार करें। खरीदने बेचने की मेरी कोई राय नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से अवश्य राय लें इस बारे में। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।